ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो गैम्बलर्स को दिखाया जाता है। उन गैम्बलर्स में से एक का नाम बाकू था, जो कि युसागोई के नाम से भी जाना जाता था, जबकि दूसरे गैम्बलर का नाम सोइची किरुमा था, जो कि काकीरो क्लब का 21st लीडर भी था। और वो दोनों एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे जुआ खेल रहे थे। इस गैम्बलिंग क्लब का नाम काकीरो था और ये जापान की सबसे प्रोमिनेंट गैम्बलिंग ऑर्गेनाइजेशन थी और इस क्लब ने बहुत सी गैम्बलिंग गेम्स ऑर्गेनाइज की थी। इस क्लब के मेंबर्स में गवर्नमेंट के हाई लेवल इलीट के लोग शामिल थे और ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर सकती थी। यहाँ बाकू काकीरो क्लब के लीडर को डायरेक्ट चैलेंज करता है और बेट के तौर पे अपनी लाइफ की ऑफर करता है, क्योंकि बाकू सोइची को लीडर के तौर पे रिप्लेस करना चाहता था। यहाँ रेफरी ये एक्सप्लेन करता है कि उन दोनों को एक सिंपल प्रिडिक्शन करनी होगी और वो ये कि उन्हें बताना होगा कि उनकी लोकेशन से कोई प्लेन गुजरेगा या नहीं। ये सुनकर बाकू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रिडिक्ट करता है कि 1 घंटे के अंदर प्लेन यहाँ से जरूर गुजरेगा। लेकिन काकीरो क्लब इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जापान की सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट करवा देते हैं, जिसके कारण उनकी गैम्बलिंग लोकेशन से एक प्लेन भी नहीं गुजरता और यहाँ तक कि वो प्लेन जो कि बाकू ने स्पेशल इसीलिए हायर किया था वो भी फ्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि सोइची ने अपने लोगों को भेज के पायलट को मरवा दिया था, जिसकी वजह से आखिरकार बाकू की डिफीट अनाउंस कर दी जाती है। और अब एक रेफरी बाकू पे अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन सोइची बाकू की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और इसके बदले वो ये डिसाइड करता है कि बाकू ये जगह छोड़ के किसी और जगह चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा और काकीरो क्लब में उसकी मेंबरशिप भी खत्म कर दी जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस गैम्बलिंग गेम के 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम बाकू को एक स्मॉल टाउन में घूमते हुए देखते हैं। वो गैम्बलर्स के ग्रुप के पास आता है जो कि गली में बैठकर गैम्बलिंग कर रहे थे। यहाँ बाकू 1 मिलियन येन की बेट लगा के सबको हैरान कर देता है, क्योंकि वहाँ मौजूद कोई भी गैम्बलर बुकी को हरा नहीं पा रहा था। लेकिन बाकू यहाँ पहले ही राउंड में ये बेट जीत जाता है, जिसके बाद वो उस बुकी का सीक्रेट रिवील कर देता है, जिसने एक मैग्नेट डाइस में लगाया हुआ था, जबकि दूसरा मैग्नेट टेबल के नीचे लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो हर बार एक जैसे नंबर्स हासिल करने में कामयाब हो जाता था। लेकिन बाकू उसे इसलिए हराने में कामयाब हो गया था क्योंकि उसने अपने पैसों में भी एक मैग्नेट लगा रखा था। ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद बाकी प्लेयर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बुकी की पिटाई शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम को बाकू एक रेस्टोरेंट में अपने कुलीग से मिलता है, जो कि उसे टोक्यो में होने वाली हलचल के बारे में बताता है, क्योंकि कोई काकीरो क्लब के लीडर को हराना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकू ने 3 साल पहले उसे हराने की कोशिश की थी। बाकू का दोस्त उसे एक्सप्लेन करता है कि उस आदमी का नाम इकी सादाकुनी है और वो एक रिसर्चर भी है और उसी ने ही मीथेन हाइड्रेट एनर्जी भी डिस्कवर की थी और मीथेन हाइड्रेट एक ऐसी एनर्जी थी जो कि ऑयल को रिप्लेस कर सकती थी। और इकी ने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए बगैर अपने पास मौजूद सभी फंड्स इसी रिसर्च में इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन एक दिन लैब में ब्लास्ट होने की वजह से उस लैब में मौजूद सभी मेंबर्स मारे गए थे, जिसके बाद से इकी गायब हो गया था। और अब बाकू के फ्रेंड को किसी सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इकी काकीरो क्लब की हाईएस्ट पोजीशन हासिल करने की तैयारी कर रहा है और सोइची को चैलेंज करके जीतना चाहता है। ये सुनकर बाकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वापस टोक्यो जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी हार का बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में हमें एक गैम्बलिंग मैच दिखाया जाता है जो कि इकी और जापान के फाइनेंस मिनिस्टर के दरमियान हो रहा था और इस गेम को सुपरवाइज करने वाले रेफरी का नाम कीरो माकामा था। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर ने इकी को इसलिए चैलेंज किया था ताकि वो इकी की रिसर्च के रिजल्ट्स हासिल कर ले और आने वाले जनरल इलेक्शन में उसे यूज करके एडवांटेज हासिल कर सके। लेकिन इकी जो कि एक रिसर्चर भी था और जीनियस गैम्बलर भी, वो फाइनेंस मिनिस्टर के सारे प्लान्स नाकाम बना देता है और लगातार 6 राउंड्स में उसे हरा देता है। इतने बुरे तरीके से हारने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अपने लोगों को मैच रेफरी मकामा को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसकी वजह से वो गेम जीतने के लिए कोई भी अंडरहैंड ट्रिक यूज नहीं कर पाया था। लेकिन मकामा की मार्शल आर्ट स्किल्स भी काफी अच्छी थी, इसलिए वो फाइनेंस मिनिस्टर और उसके साथियों को थोड़ी ही देर में मार गिराता है, जिसके बाद वो इकी के पास जाता है और उसे उसका असिस्टेंट बनने की ऑफर करता है, जिस पर इकी मान जाता है। दूसरी तरफ हम बाकू को देखते हैं जो कि टोक्यो पहुंच चुका था और एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़के केजी से होती है। केजी जो कि अच्छे दिल का इंसान था, लेकिन उसके दोस्तों के धोखे की वजह से अब उस पर बहुत ज्यादा पैसों का कर्ज चढ़ चुका था। बाकू को केजी पे तरस आता है और वो कर्ज वापस करने के लिए उसकी हेल्प करने की ऑफर करता है। शाम को वो दोनों एक इलीगल कैसीनो में जाते हैं जो कि रेनको नामी एक औरत का था, जो कि बाकू की पुरानी फ्रेंड भी थी और काकीरो क्लब की मेंबर भी थी। यहाँ बाकू और केजी के पास जो पैसे थे वो उनसे रोलेट पे बेट लगाते हैं और यहाँ बाकू अपनी ट्रिक्स को यूज करता है और देखते ही देखते 5
मिलियन जीत जाता है। ये देखकर बाकी लोगों के साथ साथ रेनको भी हैरान हो जाती है। वहाँ से निकलकर बाकू सारे पैसे केजी को दे देता है ताकि वो अपना डेप्ट पे कर सके और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके। जिसके बाद बाकू उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो गैम्बलिंग की वजह से केजी की लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम केजी को देखते हैं जिसने अपना सारा डेट पे कर दिया था और वो अपनी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा था। लेकिन इसके बावजूद अब वो काफी ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि उसकी लाइफ में अब कोई भी चैलेंज नहीं था। उसके पास काफी ज्यादा पैसे थे, लेकिन फिर भी वो उतना खुश नहीं था जितना वो उस टाइम खुश था जो टाइम उसने बाकू के साथ गुजारा था। दूसरी तरफ हम बाकू को देखते हैं जो कि आखिरकार इकी तक पहुंच जाता है और उसे गैम्बलिंग करने का चैलेंज करता है, लेकिन इकी उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बाकू उस टाइम का कीरो क्लब का मेंबर नहीं था। अब इकी से रिजेक्ट होने के बाद बाकू रेनको से मिलता है और काकीरो क्लब दोबारा ज्वाइन करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। यहाँ रेनको से बताती है कि अगर वो दोबारा काकीरो क्लब की मेंबरशिप हासिल करना चाहता है तो उसे क्लब के ऐसे मेंबर को ढूंढना होगा जो कि अपना मेंबरशिप स्टेटस अपनी मर्जी से बाकू को सरेंडर कर दे। जिसके बाद रेनको उसे एक बूढ़े आदमी से मिलने की एडवाइस करती है जो कि काकीरो क्लब का मेंबर था और वो अपनी मेंबरशिप बाकू को दे सकता था, लेकिन वो उसे वार्न करती है कि वो आदमी एक साइकोपैथ भी है और उसका नाम तारो है। अब इससे पहले कि रेनको उसे तारो के बारे में और कुछ बताती, उसे पता चलता है कि बाकू पहले ही वहाँ से जा चुका है। घर जाते हुए बाकू फिर से केजी से मिलता है। यहाँ केजी फिर से बाकू को उसे अपने साथ मिलाने की रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर बाकू उसकी बात मान जाता है और वो दोनों तारो को हैंडल करने का प्लान बनाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाकू और केजी गरीब बने होते हैं, जिन्हें देख के तारो उन्हें गैम्बलिंग पे अपने साथ ले जाने की ऑफर करता है, जिस पर वो मान जाते हैं। अब तारो उन्हें अपने घर ले जाता है जो कि एक जंगल में था। यहाँ तारो उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उन्हें इस गैम्बल में उसके कुछ पेट्स को पकड़ना है और ये काम उन्हें दिए गए टाइम पे ही कंप्लीट करना होगा, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वो उन्हें 10 मिलियन येन प्राइस के तौर पे देगा। यहाँ बाकू हिकाची से भी मिलता है जो कि वहाँ काकीरो क्लब की तरफ से उस गेम में रेफरी के तौर पे आया था, लेकिन यहाँ बाकू तारो को कहता है कि उसे ये बेट जीतने पे उसके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि वो उसके बदले उसकी क्लब मेंबरशिप हासिल करना चाहता है। ये सुनकर तारो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बाकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो गेम को स्टार्ट करते, बाकू हिकाची को एक पेन गिफ्ट करता है। वो पेन असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी जो कि डायरेक्टली बाकू के साथ कनेक्टेड थी, जिससे वो तारो और हिकाची की सारी बातें सुन सकता था। थोड़ी देर में गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बाकू और केजी तारो के 5 पेट्स को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि तारू के पेट्स एनिमल नहीं है बल्कि ह्यूमंस हैं और उनके पास वेपन्स भी हैं। लेकिन केजी और बाकू मिलके उनमें से एक आदमी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो तारू की वॉइस रिकॉर्डिंग को यूज करते हुए एक और आदमी को ट्रिक करके उसे भी हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो दोनों उन रोप्स की हेल्प से तीसरे और चौथे आदमी को भी हरा देते हैं, जो रोप्स उन्होंने ही वहाँ पे इंस्टॉल की थी। जिसके बाद वो उन दोनों के क्लॉथ खुद पहन लेते हैं, जिससे वो 5वें आदमी को भी ट्रिक करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे भी हरा देते हैं, और आखिरकार उस गैम्बल को टाइम पे फिनिश करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसकी वजह से तारू को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे एक और आदमी को बुला लेता है जो कि असल में तारू का बेटा था। उसका नाम रोडेम था और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका था, लेकिन उसकी एक वीकनेस थी और वो ये कि रोडेम को एक बीमारी की वजह से हर 15 मिनट के बाद नींद आ जाती थी। यहाँ बाकू और केजी जब रोडेम को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ उन्हें एथेनॉल की एक बोतल मिलती है, जिसे देख के बाकू को एक आइडिया आता है और वो उस बोतल को वेपन के तौर पे यूज करके रोडेम को बेहोश करने का डिसाइड करता है, और थोड़ी देर में वो ऐसा करके मेंबरशिप स्टेटस जीतने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हिकाची केजी को काकीरो क्लब का मेंबर बनने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं था कि क्यों वो काकीरो क्लब का मेंबर बना है लेकिन बाकू नहीं बना। यहाँ उसे पता चलता है कि क्योंकि सोइची ने बाकू का मेंबरशिप स्टेटस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया था, इसलिए बाकू केजी को ब्रिज के तौर पे यूज करके अपना मेंबरशिप स्टेटस वापस हासिल कर सकता था, और यही वजह थी कि वो केजी को अपने साथ लाने के लिए एग्री हुआ था। ये सुनकर केजी ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन हिकाची जब उसे समझाता है और उसे बाकू पे ट्रस्ट करने का कहता है तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ हम बाकू को देखते हैं जो कि रोडेम के पास आता है, जिसकी ट्रेनिंग तो एक मॉन्स्टर के तौर पे हुई थी लेकिन उसकी सोल अभी भी एक इंसान की ही थी। यहाँ बाकू उसे अपने ग्रुप में शामिल होने की ऑफर करता है, जिसके बाद हमें इकी और उसकी टीम के बारे में दिखाया जाता है कि मीथेन हाइड्रेट की डिस्कवरी के बाद असल में उनके साथ क्या हुआ था। उस टाइम इकी जापानीज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था उसके साथ मीटिंग
मीटिंग कर रहा था, जहाँ इकी उसे बताता है कि वो इस इन्वेंशन को बिल्कुल फ्री में दूसरे देशों के साथ शेयर करना चाहता है। जापानीज गवर्नमेंट उसकी इस बात से खुश नहीं थी, इसलिए वो उसकी लैब में एक बॉम्ब एक बॉक्स में छुपा के भेज देते हैं और लैब में होने वाले एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट मारे जाते हैं। इकी इस इंसिडेंट में बच तो जाता है, लेकिन उसकी आईसाइट चली जाती है और उसी दिन इकी ने ये डिसाइड किया था कि वो एक दिन काकीरो क्लब का लीडर बन के जापानीज गवर्नमेंट को डोमिनेट जरूर करेगा। अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन बाकू और इकी की गैम्बलिंग स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ जापान की इलीट और काकीरो क्लब के बहुत से मेंबर्स इस गेम को लाइव देखने आए थे और उनमें रेनको भी शामिल थी। जैसे दोनों प्लेयर्स गैम्बलिंग एरिना में एंटर होते हैं तो इकी का असिस्टेंट केजी को डरा देता है, क्योंकि उसने एक्सीडेंटली शूट करके एक सीसीटीवी कैमरे को डैमेज कर दिया था। अब इससे पहले कि गेम स्टार्ट होती ही हिकाची ऑडियंस को गैम्बलिंग इन्वेस्टर्स के तौर पे इनवाइट करता है, जिसके बाद वो लोग एक एक करके मिलियंस ऑफ येन्स डोनेट करने लगते हैं और गेस करते हैं कि कौन सा प्लेयर जीतेगा। वो इन्वेस्टर्स इसके लिए भी बहुत से पैसे पे करते हैं कि हारने वाले प्लेयर को कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। थोड़ी देर में वो इन्वेस्टर्स 2 बिलियन येन की बेट लगा देते हैं, जिसके बाद उन्हें ये राइट मिल जाता है कि वो लूजिंग प्लेयर की पनिशमेंट भी डिसाइड कर सकेंगे और वो लोग इसके लिए हैंगमैन गेम को चूज करते हैं, जिसमें हारने वाले प्लेयर और उसके पार्टनर को हैंग कर दिया जाएगा। इसी दौरान हम काकीरो क्लब के लीडर सोइची को भी देखते हैं, जो कि इस गैम्बलिंग की प्रोग्रेस को देख के काफी एक्साइटेड लग रहा था। थोड़ी देर में इकी और बाकू के दरमियान गैम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हिकाची इस गेम को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये दोनों प्लेयर्स को अपनी बारी पे अपने ओपोनेंट के कार्ड्स में से एक कार्ड पिक करना है और उसी के जैसे कार्ड के साथ उसे मैच करना है, और कोई भी प्लेयर अपने ओपोनेंट के कार्ड्स में से अगर ओल्ड मेड कार्ड को पिक करेगा तो वो ये गेम हार सकता है। ओल्ड मेड कार्ड ऐसा कार्ड था जिसपे 1 से 5 तक नंबर्स लिखे थे और जो प्लेयर भी टोटल 11 नंबर हासिल कर लेगा वो उसी टाइम हार जाएगा। यहाँ हिकाची ये भी बताता है कि इस गेम में दोनों प्लेयर्स जीतने के लिए कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक दूसरे प्लेयर को इस बारे में पता न चल जाए। फर्स्ट राउंड में इकी करेक्ट कार्ड चूज करता है, जबकि बाकू सबसे पहले ही ओल्ड मेड को चूज कर लेता है जिसकी वैल्यू 5 थी। पहले ही राउंड में इतनी हाई वैल्यू का ओल्ड मेड कार्ड चूज करने की वजह से जहां कुछ लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वहीं बाकू बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। लेकिन दूसरे राउंड में इकी की लीड और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाकू ने फिर से ओल्ड मेड कार्ड जिसकी वैल्यू 4 थी चूज कर लिया था और अब बाकू 11 में से 9 पॉइंट्स कलेक्ट करने की वजह से हार के बिल्कुल करीब था। ये देख के रेनको और केजी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेट बाकू पे ही लगाई थी। थर्ड राउंड में बाकू फिर से ओल्ड मेड कार्ड चूज कर लेता है और इस बार उसकी वैल्यू 1 थी, जिसका मतलब ये था कि बाकू अब 11 में से 10 पॉइंट्स हासिल कर चुका था और अगर अब वो 1 पॉइंट का भी ओल्ड मेड कार्ड चूज करेगा तो वो ये गेम हार जाएगा, जिसके बाद उसे और केजी को हैंग कर दिया जाएगा। लास्ट राउंड में भी बाकू इस गेम को टर्न अराउंड करने के लिए काफी एक्साइटेड था, इसलिए वो अपना फेवरेट बिस्किट निकाल के खा लेता है और अपनी प्लान की गई ट्रिक को यूज करने लगता है, क्योंकि बाकू को ये पता चल चुका था कि इकी उसके सारे कार्ड्स को देख पा रहा है। उसे ये भी पता था कि इकी अपनी आईसाइट लूज कर चुका है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से वहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरास की हेल्प से उसके कार्ड्स को देख पा रहा था, इसलिए बाकू अपने कार्ड सीसीटीवी कैमरास से कवर करने लगता है, जिसकी वजह से इकी को कुछ भी समझ नहीं आती और वो हर बार ओल्ड मेड कार्ड को ही चूज करने लगता है और उसके हैंगिंग पॉइंट्स इंक्रीज करने लगते हैं। लास्ट राउंड में बाकू डायरेक्टली इकी के कार्ड्स को देख लेता है, जिसकी वजह से इकी की असिस्टेंट प्रोटेस्ट करने लगती है, लेकिन हिकाची फौरन उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि बाकू जो कुछ कर रहा था वो लीगल था और क्योंकि इस बारे में इकी को पता नहीं था और उसका असिस्टेंट इसमें उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। अब बाकू फिर से एक कार्ड चूज करता है और अपने पास पहले से मौजूद पेन से ड्रॉ किए गए ओल्ड मेड कार्ड को उससे मिला के देखने लगता है, तो इकी सीसीटीवी कैमरा से उन कार्ड्स को देख के खुश होने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाकू ने ओल्ड मेड कार्ड चूज किया है और वो ये गेम जीत चुका है। लेकिन जब वो अपने कार्ड को सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो उसे पता चलता है कि ओल्ड मेड कार्ड तो उसी के पास ही है और इस तरह बाकू ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि इकी ने इस गेम में फ्रॉड किया है। इकी क्योंकि डायरेक्टली देख नहीं सकता था, इसलिए किसी ने एक डिवाइस उसमें इंस्टॉल कर दी थी जो कि सीसीटीवी के साथ कनेक्टेड थी और इस तरह वो सीसीटीवी की हेल्प से सब कुछ देख सकता था। इसलिए इकी उस सीसीटीवी को ब्लाइंड स्पॉट के तौर पे यूज करता है, जिसे इकी के असिस्टेंट ने एक्सीडेंटली डैमेज कर दिया था। अब माकामा से यहाँ अपने मास्टर की डिफीट बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो बाकू पे अटैक कर देता है, लेकिन हिकाची उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिसकी वजह से वो हिकाची पे अटैक करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हिकाची उसे मार डालता है, जिसके बाद बाकू और उसके पार्टनर्स को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि इकी और उसके पार्टनर्स को हैंग कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इकी अपनी डिफीट
एक्सेप्ट कर लेता है और बाकू से कहता है कि वो उसे काकीरो क्लब का लीडर बनने और इस दुनिया में पीस लाने के लिए हमेशा सपोर्ट करता रहेगा और साथ ही वो बाकू को अपना मेंबरशिप स्टेटस भी दे देता है ताकि वो फिर से काकीरो क्लब के लीडर को गैम्बलिंग में चैलेंज कर सके। इस मूवी के लास्ट सीन में हम बाकू, केजी, रेनको और रोडेम को गैम्बलिंग एरिना में एंटर होते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।